गुड इवनिंग क्लास। आज हमें पढ़ना है एवोल्यूशन ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी। हिंदी में इसको कहते हैं राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश का उदय। देखो हम लोग भाग 1 पढ़ लिए, हम लोग संविधान के बारे में बेसिक इंट्रोडक्शन देख लिया। अब हमें अगले चैप्टर पे चल रहे हैं, तो अगले चैप्टर का नाम क्या है? राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश का उदय। ठीक ना? आइए पहले इसमें हम देखते हैं पहले क्या क्या। देखो पहले मैं आपको एक बात बता देता हूं कि ये जैसे कह रहा है कि राज्य का उदय या केंद्र शासित प्रदेश का उदय। जैसे आपने देखा कि भारत में एक राज्य है, फिर हम देखते हैं वहां पर केंद्र शासित प्रदेश है, और एक ऐसा बनाया गया था केंद्र सरकार उसको कभी भी एक्वायर कर सकती है, मतलब प्राप्त कर सकती है। ठीक ना? इतना हम देख के आए हैं। तो अब वही कह रहा है कि ये राज्यों का उदय कैसे हुआ, ये केंद्र शासित प्रदेशों का उदय कैसे हुआ। अब इनके बारे में हमें थोड़ी से हिस्ट्री देख लेनी है। ठीक, तो देखो पहले जब स्वतंत्र हुआ भारत, कहने का मतलब यहां लिख सकते हो स्वतंत्रता के समय। तो यहां हम लिखेंगे पहले स्वतंत्रता के समय। स्वतंत्रता के समय, स्वतंत्रता का समय का मतलब 1947 में। जब ये 1947 में आया तो ये भारत को 2 भागों में बांटा गया। भारत को 2 भागों में बांटा गया। एक को बोलते हैं ब्रिटिश प्रोविंस, या इसी को हम कहते हैं ब्रिटिश प्रांत। यहां हम लिखेंगे ब्रिटिश प्रांत। ब्रिटिश प्रांत अंग्रेजी में इसको हम बोलते हैं ब्रिटिश प्रोविंस। और दूसरा एक जो बांटा गया था उसको हम बोलते थे प्रिंसली स्टेट, या इनको हम बोलते थे रियासतें बोलते थे। रियासतें बोलते थे। अच्छा आगे लगा देते हैं देसी, तो हम ये हो गया अब पूरा समझ में आया कि देसी रियासतें। और इनको क्या बोला जाता था? इनको बोला जाता था प्रिंसली स्टेट। प्रिंसली स्टेट इनको बोला जाता था। अब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि ये बताओ ब्रिटिश प्रोविंस हम किसे कहेंगे, हम देसी रियासतें किसे कहेंगे? तो पहली बात आपको ये समझ लेना बढ़िया से, जहां पर अंग्रेजों का अधिकार हुआ करता था, मतलब भारत का ऐसा क्षेत्र जहां पर अंग्रेजों का अधिकार हुआ करता था, उसे हम क्या कहते हैं? ब्रिटिश प्रांत कहते हैं। ठीक ना? और इसी का नाम एक और होता है जिसको हम बोलते हैं ब्रिटिश भारतीय प्रांत। मतलब जमीन भारत की है और इस पे शासन किसका है? तो हम कहेंगे अंग्रेजों का, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं? ब्रिटिश भारत प्रांत भी कहते हैं। और ऐसे क्या बोल रहे हैं? ब्रिटिश प्रांत भी कह रहे हैं। ठीक ना? अच्छा ये जो देसी रियासतें होती हैं इसको हम क्या मानेंगे? हम कहेंगे जहां पर राजा का अधिकार होता था। जैसे उस समय बहुत सारे राजा हुआ करते थे, तो ऐसे जहां पर मतलब जिस जमीन पर राजाओं का अधिकार हुआ करता था या जिस क्षेत्र पर राजाओं का अधिकार हुआ करता था उसको हम क्या बोलते थे? देसी रियासतें बोलते थे, या उसी को हम क्या बोलते थे? प्रिंसली स्टेट बोलते थे। समझ गए? इतना आप समझ गए होंगे। बाकी अगर आपको लिखना होगा तो आप अपने भाषा में यहां पर लिख लेना कि ब्रिटिश प्रांत कौन से होते हैं, देसी रियासतें कौन सी होती हैं। देसी रियासतों का मतलब यह है कि जहां पर राजा का अधिकार होता है, और ब्रिटिश प्रांत का मतलब यह है जहां पर अंग्रेजों का अधिकार हुआ करता था। मतलब ये किसके अंडर में आएगा? ब्रिटिश रूल के अंडर में आएगा। और ये क्या हम कहेंगे? ये देसी रियासत का मतलब ये होता है कि जहां पर शासक का अधिकार होगा, जहां पर राजा का अधिकार होगा, उसको हम क्या बोलेंगे? देसी रियासतें बोलेंगे। लेकिन यहां पर भी एक चीज है, यहां पर हम कहते हैं शासक का अधिकार होगा, शासक का अधिकार होगा। लेकिन एक पॉइंट यहां पर यह आता है कि अगर शासक का अधिकार है तब तो ये आजाद है। हम कहेंगे नहीं, ये आजाद नहीं है, ये शासक भी किसके अंडर में आएगा? तो हम कहेंगे ये अब ब्रिटिश क्राउन के अंदर में आएगा। ब्रिटिश क्राउन का मतलब ये आता है ब्रिटिश महारानी उस समय हुआ करती थी, उनके अंडर में आएगा भी ये। ठीक है ना? मतलब ये क्या होता है, जैसे हम कहते हैं जमीन है, जमीन पे इनका अधिकार होगा, लेकिन अभी इनको अगर से मान लेते हैं किसी देश से, मतलब कि कहाँ, जैसे कहाँ व्यापार करना है, कहाँ इनको व्यापार नहीं करना है, किसी दूसरे मतलब बाहर वाले मामलों में ये अपने आप से स्वतंत्र नहीं होते, केवल अंदर इंटरनल मामले में ये सफल है। इंटरनल मामलों का मतलब ये हो रहा है, जैसे अब ये देखो, ये मान लो एक प्रिंसली स्टेट है, ये दूसरा प्रिंसली स्टेट है, तो अगर हम कहते हैं इसको इससे व्यापार करना है तो ये इससे व्यापार नहीं कर सकता। ठीक ना? ये इससे व्यापार नहीं कर सकता। लेकिन अब हम कहेंगे यहाँ पर देखो, यहाँ पर लोग क्या कर, यहाँ पर बहुत सारे किसान होंगे, अब किसानों से इनको क्या राजस्व वसूलना होगा, तो ये अपने प्रोविंस के अंदर ये
टैक्स वसूल सकते हैं, मतलब रेवेन्यू वसूल सकते हैं, कहने का मतलब कर वसूल सकते हैं। लेकिन अगर इनको बाहर वाले में जाना पड़ेगा, यहां से व्यापार करने पड़ेगा, तो इनको किससे मतलब किससे परमिशन लेना होगा? तो हम कहेंगे ये ब्रिटिश क्राउन से परमिशन लेगा। ब्रिटिश क्राउन का मतलब होता है ब्रिटिश महारानी। यहाँ पर पैरामाउंटेसी जो होता है वो कौन सा होता है? हम कहते हैं ब्रिटिश प्रोविंस होता है। इतनी बातें क्लियर हो गई? चलो अगर इतनी बातें क्लियर हो गई तो अब हम आगे थोड़ी सी और देख लेते हैं। देखो जब ये सारी चीजें हो जाती हैं, मैं आपको एक चीज यहां पर बताऊंगा, पहले आप उसको भी देख लो ताकि आपको समझ में आए कि जब स्वतंत्र हुआ भारत, तो उस समय भारत दो भागों में बटा, एक ब्रिटिश प्रोविंस और एक प्रिंसली स्टेट। दूसरे नंबर पे हम आते हैं, जैसे देखो एक भारत में अधिनियम आता है जिसको हम बोलते हैं भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। 1947। देखो ये अधिनियम का मतलब समझो, अधिनियम का मतलब होता है कानून, ठीक ना? अधिनियम का मतलब क्या होता है? तो हम कहेंगे अधिनियम का मतलब होता है कानून। तो ये कब आया था? ये कानून कब आया? तो हम कहेंगे 1947 में आया था। अच्छा मैं इसको क्यों बता रहा हूं? मैं इसको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इसमें एक प्रावधान था। अब इसमें कौन सा प्रावधान? प्रावधान का मतलब इसमें एक मतलब नियम था। कौन सा प्रावधान था? इसने कहा कि देखो जो ये भारतीय संघ है ना, संघ को हमने कितने में बांट देते हैं? इसको हम दो डोमिनियन में बांट देते हैं, दो डोमिनियन में बांट देते हैं, दो डोमिनियन में बांट देते हैं, दो डोमिनियन में बांटा गया। किसको बांटा गया? तो हम कहेंगे संघ को। जैसे हमने कहा ना ये भारतीय संघ है, तो भारतीय संघ को किसमें बांटा गया? दो डोमिनियन में बांटा गया। और ये दोनों डोमिनियन कौन से बने? तो हमने कहा एक डोमिनियन का नाम रखा गया भारत और दूसरे डोमिनियन का नाम रखा गया क्या? हम कहेंगे दूसरे डोमिनियन का नाम रखा गया पाकिस्तान। दूसरे डोमिनियन का नाम क्या रखा गया? पाकिस्तान। अब आप कहेंगे ये सर डोमिनियन का मतलब क्या होता है? डोमिनियन का मतलब अब हम समझेंगे, अच्छे से समझेंगे डोमिनियन का मतलब क्या होता है। देखो डोमिनियन का मतलब, डोमिनियन का मतलब अर्ध स्वायत्त। इसका मतलब क्या होता है? हम कहते हैं इसका मतलब होता है अर्ध स्वायत्त। अर्ध स्वायत्त, अर्ध स्वायत्त का मतलब आधा स्वतंत्र, आधा स्वतंत्र, आधा स्वतंत्र। मतलब ये पूर्ण राज्य नहीं है, समझ गए? ये पूर्ण राज्य नहीं है, ये क्या अर्ध स्वायत्त है, मतलब ये आधा स्वतंत्र है, मतलब पूरा स्वतंत्र नहीं है, ये केवल आधा स्वतंत्र। अब आधा स्वतंत्र का मतलब क्या होता है? जैसे अभी हमने कहा कि देखो हर चीज हम यहाँ पर व्यापार को लेकर ही देखते हैं। जैसे हमने कहा कि जैसे मान लो कि ये है अमेरिका, ये है कौन सा? यूएसए है, अमेरिका है, और इधर है इंडिया, ठीक ना? अब इंडिया को अमेरिका से व्यापार करना है कि नहीं करना, ये कौन डिसाइड करेगा? ये डिसाइड करेगा ब्रिटिश क्राउन। लेकिन अगर भारत को अपने अंदर, अपने देश के अंदर कुछ भी करना होगा तो ये कौन डिसाइड कर लेगा? तो हम कहते हैं ये इंडिया का जो सरकार होगा वो अपना यहाँ पर डिसाइड कर लेती है। मतलब यहाँ पर एक सरकार होगी लेकिन वो केवल इंटरनल मैटर को ध्यान देगी, मतलब आंतरिक मामलों में अपना काम कर सकती है, आंतरिक मामलों में अपना निर्णय ले सकती है, लेकिन बाह्य मामलों में ये निर्णय लेने में असक्षम है। कहने का मतलब सक्षम नहीं है, बाह्य मामलों में ये निर्णय लेने में सक्षम नहीं है। तो ये जो डोमिनियन होता है, डोमिनियन का मतलब यही होता है कि आंतरिक मामलों में, आंतरिक मामलों में, आंतरिक मामलों में निर्णय ले सकती है, आंतरिक मामलों में निर्णय ले सकती है। लेकिन ठीक ना, लेकिन हम यहां पर क्या लिखेंगे? बाह्य मामलों में, बाह्य मामलों में, बाह्य मामलों में निर्णय नहीं ले सकती, नहीं ले सकती। ये पॉइंट आप पहले बढ़िया से समझ लो। मैं क्या कह रहा हूं? डोमिनियन का मतलब होता है कि इसके पास सरकार होगी, लेकिन कौन सी सरकार होगी? तो हम कहेंगे केवल अर्ध स्वायत्त सरकार होगी, मतलब इसको अधिकार होगा लेकिन पूरा नहीं होगा, जिसको हम बोलते हैं ये आधा स्वतंत्र। आधा स्वतंत्र का मतलब इसके जो अंदर का, जो कहने का मतलब भारत है, तो भारत के अगर अंदर इसको कहीं पर व्यापार करना होगा, जैसे हम कहेंगे उत्तर प्रदेश को मध्य प्रदेश से करना होगा तो ये कर सकता है,
और मध्य प्रदेश को मान लेते हैं कर्नाटक से करना होगा तो ये व्यापार कर सकता है, लेकिन अगर भारत को अमेरिका से व्यापार करना होगा तो ये उस समय नहीं कर सकता था। ये किससे परमिशन लेना पड़ता था? हम कहते थे इसको ब्रिटिश से परमिशन लेना पड़ता था, क्योंकि उस समय हम लोग क्या थे? गुलाम थे। और किसके गुलाम थे? तो हमें ये पता चलता है कि हम अंग्रेजों के गुलाम थे। अगर हम अंग्रेजों के गुलाम थे तो यही बात उसमें डोमिनियन। शायद आप डोमिनियन का मतलब आप समझ गए। डोमिनियन का मतलब होता है अर्ध स्वायत्त राज्य। अर्ध स्वायत्त राज्य का मतलब ये होता है आधा स्वतंत्र राज्य, और आधा स्वतंत्र का मतलब ये होता है कि यहाँ पर आंतरिक मामलों में वो निर्णय ले सकता है, लेकिन बाह्य मामलों में वो निर्णय नहीं ले सकता है। समझ गए? यही है। हम कहेंगे तब ये क्या हुआ? हम कहेंगे देखो डोमिनियन का दर्जा हमें कब मिला, कब नहीं मिला? देखो हमें ये मिला था 15 अगस्त 1947 को हमें डोमिनियन का स्टेटस मिलता है। ठीक ना? कब मिलता है? 15 अगस्त 1947 को हमें डोमिनियन का स्टेटस मिलता है। स्टेटस का मतलब ये दर्जा हमें मिल जाता है। और ये कब तक चलता है? और ये चलता है तब तक 26 जनवरी 1950 तक ये चलता है। अब आपको पता है 26 जनवरी 1950 इसी दिन हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं, ये हमें पता ही है। और इसी दिन अपना संविधान लागू हुआ था। कहने का मतलब ये हुआ जिस दिन हम लोग अपना संविधान बना लिए और अपने संविधान को इम्प्लीमेंट कर दिए, उसी दिन क्या हुआ? उस दिन हम क्या हो गए? तो हम कहेंगे उस दिन हम हो गए पूर्ण स्वराज बन गए। क्या बन गए हम लोग? पूर्ण स्वराज बन गए। या हम क्या हो गए? तो हम कहेंगे हम पूर्ण स्वतंत्र हो गए। हम क्या हो गए? पूर्ण स्वतंत्र हो गए। समझ गए? हम लोग क्या हो गए? पूर्ण स्वतंत्र हो गए। अब ये बात आपको क्लियर हो गई होगी कि हम पूर्ण स्वराज कब बने, पूर्ण स्वतंत्र कब हुए। तो आपको याद होना चाहिए कि 15 अगस्त 1947 को हमें डोमिनियन का स्टेटस मिला था। 15 अगस्त 1947 को हमें क्या मिला था? डोमिनियन का स्टेटस मिला था। और हम 26 जनवरी 1950 को जाके हम क्या हो गए? पूर्ण स्वराज बन गए। मतलब अब हम पूर्ण रूप से क्या हो गए? स्वतंत्र हो गए। ये पॉइंट याद रखे रहना, कभी हो सकता है क्वेश्चन इसमें घुमा के आपसे पूछ लिए जाए। समझ गए? अगर इतना आपको समझ में आ गया तो आगे चलें। अब देखो, अब आपको पता है ये भारत बना, ये पाकिस्तान बना। अब उस समय अपने भारत में क्या क्या है? उस समय अपने भारत में क्या क्या है देखो। उस समय अपने भारत में क्या क्या है? हम कहेंगे भारत ऐसे दो भागों में बटा। हमने कहा एक ब्रिटिश प्रांत में बटा, और दूसरा किस में बटा? तो हम कहते हैं ये रियासत में बटा। और हमने देखा यहां पर हमें डोमिनियन स्टेटस मिला। एक बना भारत और एक बना पाकिस्तान, दो ये बन गए। बाबू अच्छे से समझो, ठीक ना? बहुत ही क्लियर से समझना। अब क्या होगा अगर आपसे पूछे कि ये देखो ब्रिटिश प्रांत था एक, हम पढ़ रहे हैं राज्यों का उदय। हम क्या पढ़ रहे हैं? तो हम कहेंगे हम पढ़ रहे हैं राज्यों का उदय। तो इसका मतलब हमें राज्य की तरफ ही तो अग्रसर होना है। और अगर हम राज्य की तरफ अग्रसर हो रहे हैं तो हम कहेंगे कि अंग्रेज क्या करते हैं? अंग्रेज ही हमें यहां से बांट रहे हैं। अंग्रेज ही हमें क्या कर रहे हैं? बांट रहे हैं। देखो ये जो ब्रिटिश प्रांत थे, ब्रिटिश प्रांत तो सीधे जाके मिलेंगे, चाहे वो पाकिस्तान में मिलेंगे, चाहे वो भारत में मिलेंगे, और चाहे मतलब वो स्वतंत्र रहेंगे। ऐसे ही यहां पर रियासतों के बारे में भी बोला गया। अब कुछ हम क्या कहते हैं, जो इनके पास ये जो रियासतें थी उस समय 552 रियासतें थी। किस समय? स्वतंत्रता के समय। क्योंकि ये स्वतंत्रता की बात चल रही है ना, तो स्वतंत्रता के समय एक ब्रिटिश प्रांत था और एक रियासत थी। अब रियासतों में कितनी रियासतें थी? तो हम कहेंगे 552 रियासतें थी। अब 552 जो ये रियासतें थी ना, इसमें से इनके पास क्या किया? अंग्रेजों ने क्या दिया? इनको अधिकार दिया। अब इनको अंग्रेजों ने कौन से अधिकार दिया? इनसे कहा 3 अधिकार दिए इनको। अंग्रेजों ने इनको कितने अधिकार दिए? 3 अधिकार दिए। 3 अधिकार इनको अंग्रेजों ने दिए। अब कौन कौन से अधिकार हैं? पहले अधिकार को इन्होंने कहा या तो देशी रियासतें भारत में मिल जाए, और या तो ये पाकिस्तान में मिल जाए,
और या तो ये स्वतंत्र रहे, या तो ये स्वतंत्र है। ये किसके लिए ऑप्शंस आए हैं? तो हमने कहा ये जो ऑप्शंस आए हैं ये किसके लिए आए हैं? हमने कहा ये 552 रियासतों के लिए आए हैं। अंग्रेजों ने रियासतों को 3 ऑप्शन दिया। पहला ऑप्शन क्या दिया? या तो ये देसी रियासतें भारत में मिल जाएं, या तो ये पाकिस्तान में मिल जाएं, या तो ये स्वतंत्र रहें। अब देखो, अगर पूछेगा कि स्वतंत्रता के समय भारत में कुल कितनी रियासतें थी, तो हम कहेंगे 552 थी। अब देखो, इसमें से 549 रियासतें क्या हो गई? ये भारत में मिल गई। 549 रियासतें किसमें मिल गई? भारत में मिल गई। और 3 रियासत, यहां लिखता हूं, 3 रियासतें जो हैं ये भारत में मिलने से इनकार कर दी। 3 रियासतें भारत में मिलने से क्या कर दी? इनकार कर दी। तो हम कहेंगे ये तीनों रियासतें कौन कौन सी हैं? तो हम कहेंगे पहली रियासत का नाम है जूनागढ़, जूनागढ़। और दूसरी रियासत का नाम है हैदराबाद, दूसरी रियासत का नाम है हैदराबाद। और तीसरी रियासत का नाम है जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर। ठीक ना? कौन कौन सी 3 रियासतें जो भारत में मिलने से इनकार कर दी? हम कहेंगे जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू एंड कश्मीर। तो जूनागढ़ कहां है? गुजरात साइड में। हैदराबाद कहां है? आपको पता है हैदराबाद जहां आप देख रहे हो इस समय, आंध्र प्रदेश वाला रीजन। ठीक ना? वहां आपको मिलेगा हैदराबाद। और जम्मू कश्मीर आपको दिख रहा है एकदम पूरा पीक ऊपर, भारत का जो ऊपरी वो पोर्शन है उसको हम क्या बोलते हैं? जम्मू एंड कश्मीर बोलते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि जो 3 रियासतें थी कौन कौन सी थी? जूनागढ़ था, हैदराबाद था और जम्मू एंड कश्मीर था। अब देखो, 9 नवंबर 1947 को जूनागढ़ को जनमत संग्रह से भारत में मिला दिया जाता है। जनमत संग्रह से भारत में मिला लिया जाता है। भारत में मिला लिया गया। क्लियर? जूनागढ़ को 9 नवंबर 1947 को भारत में जनमत संग्रह से मिला लिया गया। जनमत संग्रह का मतलब क्या होता है वो भी समझ जाओ। जनमत संग्रह का मतलब ये होता है, जैसे आप कहते होंगे हैंड अप करो, मतलब जहां वोटिंग होती है, हाथ उठा के वोटिंग होती है ना, कि बताओ आप इनके फेवर में हो, तो कहते हैं हाँ। फिर वो कहता है नहीं आप इनके फेवर में हो, वो कहता है हाँ। अगर ज्यादातर लोग एक के फेवर में आ जाते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? जनमत संग्रह बोलते हैं। यहाँ पर ओरल वोटिंग होती है। ओरल का मतलब मौखिक रूप से मतलब वोटिंग होती है, केवल यहाँ पर पूछे जाते हैं। देखो, ये जो जनमत संग्रह जूनागढ़ देख रहे हो ना, जूनागढ़ एक पूरा का पूरा हिंदू, मतलब वहां पर हिंदू बाहुल्य क्षेत्र था वो, लेकिन यहाँ का जो राजा था वो मुस्लिम था। समझ गए? इसीलिए यहाँ पर ये मिलना नहीं चाहता था। तो जब ज्यादा हिंदू रहेंगे तो पक्का भारत को प्रेफरेंस देंगे। ऐसे ही हैदराबाद क्या होता है? हैदराबाद में मुस्लिम ज्यादा थे, इसलिए ये भारत में मिलना नहीं चाहता था। ठीक ना? और ये जो जम्मू एंड कश्मीर था, इसमें भी आपको पता है ज्यादातर मुस्लिम थे, तो ये भी इधर वाला रीजन भी भारत में मिलना नहीं चाहता था। ऐसे जूनागढ़ था, तो जूनागढ़ को कैसे मिलाया गया? जनमत संग्रह करके। और कब जनमत संग्रह किया गया था? 9 नवंबर 1947 को। इसमें क्या किया गया? तो हमने कहा जनमत संग्रह से इसको कश्मीर मिला लिया गया भारत में। हैदराबाद को 17 सितंबर 1948 को पोलो ऑपरेशन द्वारा भारत में मिलाया गया। ये क्वेश्चन पूछता है कि हैदराबाद को कौन से ऑपरेशन से भारत में मिलाया गया था? तो पोलो ऑपरेशन से। अब ये पोलो ऑपरेशन कब हुआ है? तो हमने कहा 17 सितंबर 1948 को। अच्छा, ये पोलो ऑपरेशन क्या है? पोलो ऑपरेशन एक ऐसा ऑपरेशन था, इसमें क्या हुआ था ना, पूरी की पूरी जैसे ना, मतलब कहते हैं मतलब इसमें मिलिट्री फोर्स थी, और मिलिट्री फोर्स जो थी वो पुलिस के बेस में गई थी, मतलब अपने बेस में नहीं गई थी, वो पुलिस के बेस में गई थी। और क्या कर ली? पोलो ऑपरेशन से किसको मिला लिया? हैदराबाद को हम किस में मिला लिए? भारत में मिला लिए। लेकिन जम्मू एंड कश्मीर का बवाल आज भी चल रहा है, जम्मू कश्मीर का मुद्दा आज भी चल रहा है, इतना सभी को पता ही होगा।
समझ गए? ये भी आपका क्लियर हो गया? समझ गए? इतना क्लियर हो गया आपका कि मतलब अगर आपसे कोई पूछे कि ब्रिटिश प्रांत, फिर रियासतें कितनी थी? 552। अब 552 रियासतों के पास कितने ऑप्शन थे? 3 ऑप्शन। कौन कौन था? भारत में मिल जाए, पाकिस्तान में मिल जाए, या तो ये स्वतंत्र रहे। और कितने कितने भारत में मिल गई? तो हम कहेंगे 549 भारत में मिल गई। और 3 रियासतें कहां पर हैं? 3 रियासतों ने मिलने से यहां पर क्या कर दिया था? इनकार। और तीनों की तीनों रियासतों, जैसे जूनागढ़ हुआ, हैदराबाद हुआ, जम्मू एंड कश्मीर हुआ। जूनागढ़ को कब मिलाया गया? तो हम कहेंगे जूनागढ़ को मिलाया गया था 1947 में जनमत संग्रह से। हैदराबाद को कैसे मिलाया गया? तो हम कहेंगे इनको 1948 में मिलाया गया था पोलो ऑपरेशन से। ठीक ना? अब एक पॉइंट और बचा है, उसको भी लिख लेते हैं, फिर चलते हैं। अब जब ये राज्य बन के सभी तैयार हो गए, अब देखो 1950 बना, 1950 आया। अब 1950 जब आता है तो भारत में 4 प्रकार के राज्य बनाए गए। भारत में ऐसा लिखो, 1950 में यहां पर जो राज्य बनाए गए, कैसे बनाए गए? 4 राज्य से बनाए गए। इनको बोला गया पार्ट ए, और एक को बोला गया पार्ट बी, ऐसे एक को बोला गया पार्ट सी, और आगे और बोला गया पार्ट डी। ऐसे 4 राज्य बनाए गए। कौन कौन से थे? पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी एंड पार्ट डी। अच्छा, चारों पार्टों में मिला के कुल कितने राज्य थे? 29 राज्य थे। ठीक ना? चारों पार्टों को मिलाकर कुल कितने राज्य थे? तो हम कहेंगे 29 राज्य थे। और पार्ट ए में कितने थे? तो हम कहेंगे पार्ट ए में 9 राज्य थे। ठीक ना? पार्ट बी में कितने थे? तो हम कहेंगे यहां पर भी 9 राज्य थे। लेकिन पार्ट सी में कितने थे? तो हम कहेंगे यहां पर 10 राज्य थे। और पार्ट डी में कितने राज्य थे? तो हम कहेंगे 1 राज्य था। ठीक ना? क्लियर हुआ ये? हम कहेंगे पार्ट ए में कितने? 9 राज्य, पार्ट बी में कितने? 9 राज्य, पार्ट सी में कितने? 10 राज्य, और पार्ट ए में कितने, मतलब पार्ट डी में कितने? तो हम कहेंगे 1 राज्य था। तो ये कौन कौन से थे? तो हम कहेंगे इनको हम बोलते थे ब्रिटिश प्रांत। ब्रिटिश प्रांत इनको बोला जाता था। इनको क्या बोलते थे? ब्रिटिश प्रांत बोला जाता था। और इनको हम बोलते थे रियासत। पार्ट बी में कौन से थे? रियासतें हुआ करती थी। और पार्ट ए में कौन हुआ करते थे? तो ब्रिटिश प्रांत हुआ करते थे। और पार्ट सी में क्या हुआ करते थे? तो हम कहेंगे कमिश्नरी होता था। कमिश्नरी राज्य होते थे इसमें। अभी मैं बता रहा हूं कमिश्नरी राज्य का मतलब क्या होता है, लिख लो। कमिश्नरी राज्य का मतलब होता है गवर्नर के अधीन। गवर्नर के अधीन। अब ये गवर्नर कौन होता है? हम कहेंगे ये जो गवर्नर होता है ना, ये अंग्रेजों का सर्वोच्च अधिकारी हुआ करता था उस समय। ये कौन हुआ करता था? ये अंग्रेजों का हुआ करता था। अंग्रेजों का सर्वोच्च अधिकारी हुआ करता था। मतलब ब्रिटिश सरकार का ये क्या है? सर्वोच्च अधिकारी है। ठीक ना? और ये जो 1 राज्य था, मतलब पार्ट डी वाला, इसमें इन्होंने डाला था केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश इसमें डाले गए थे। केंद्र शासित प्रदेश। पहले मेरे को बता दो, मतलब पार्ट ए में हम कैसे राज्य को रखे हैं? जो ब्रिटिश प्रांत थे। पार्ट बी में हम कैसे राज्य को रखे हैं? जो रियासत थे। पार्ट सी में हम कैसे राज्य को रखे हैं? कमिश्नरी राज्य को रखे हैं। और कमिश्नरी राज्य का मतलब क्या होता है? जो अंग्रेजों के अधीन हो। और अंग्रेजों के अधीन का मतलब कि अच्छा, ये कह रहा है कि अंग्रेजों के अधीन का मतलब गवर्नर के अधीन। और गवर्नर कौन होता था? ये ब्रिटिश क्राउन का एक सर्वोच्च अधिकारी हुआ करता था। मैंने उसको लिख दिया कि ये अंग्रेजों का क्या है? सर्वोच्च अधिकारी है। और केंद्र शासित प्रदेश का मतलब ये होता है कि ये केंद्र के अंदर में है, केंद्र के अंतर्गत आता है, केंद्र सरकार के अंतर्गत। तो इसमें कौन सा राज्य था? तो हम कहेंगे इसमें था अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार।
तो उस समय एक ही केंद्र शासित प्रदेश हुआ करता था जिसका नाम रखा गया था अंडमान निकोबार। ठीक ना। अच्छा, इसमें बहुत सारी मतलब आते हैं, इसमें 9 राज्य आते हैं, पढ़ने जरूरी नहीं है, और ये वाले भी आते हैं 9-10 आते हैं, तो इसमें भी पढ़ने जरूरी नहीं है, लेकिन इनको आपको पढ़ना है। इसमें अगर से 9 है तो याद रख लेना इनके कैसे कैसे नाम बनेंगे। 8, 7, 8 और 9। देखो मैं यहां पर एक छोटा सा मैप बना देता हूं, यहीं से रटवा देता हूं, आप रट लेना। ये है, मान लेते हैं ये हमारा पूरा भारत है। ठीक ना। अब यहां हम कह रहे हैं कि कुछ ऐसा ये जाएगा, ऐसा ही कुछ भारत बनता है। अब देखो इसमें सबसे पहले ये एक असम आता है, असम। दूसरे नंबर पे यहां आपको लिखना है बिहार आएगा, और एक यहां से लिखना है पश्चिम बंगाल आएगा, फिर एक यहां से लिखना उड़ीसा आएगा। यहां लिखते जाओ। पहले हमने कहा असम, ये वाला आपका असम हो गया, फिर हमने कहा बिहार, ये वाला आपका बिहार हो गया, फिर हमने कहा उड़ीसा, ये वाला आपका ये वाला उड़ीसा हो गया। पश्चिम बंगाल लिख देता हूं ताकि एक साइड से रहे। पश्चिम बंगाल, ये वाला पश्चिम बंगाल, ये वाला आपका उड़ीसा। पहले बताओ ये आपको 4 याद हो गए, कौन कौन से? आसाम, बिहार, पश्चिम बंगाल और ये आपका उड़ीसा। अब इधर आओ, इसको बोला जाता था यूनाइटेड प्रोविंस बोला जाता था, जिसको आज हम उत्तर प्रदेश बोलते थे, पहले इसको संयुक्त प्रांत के नाम से जाना जाता था। तो इसको हम क्या बोलेंगे? संयुक्त प्रांत। कौन सा प्रांत बाबू? तो हम कहेंगे इसको संयुक्त प्रांत, ये वाला संयुक्त प्रांत, संयुक्त प्रांत। इतने हो गए। फिर देखो अब और आगे आओ, एक यहां से ले लेना है आपको, इसका नाम लिखेंगे मद्रास। नीचे वाले का नाम क्या लिखेंगे? मद्रास। फिर आपको यहां से एक उठा लेना, ये पूरा सा रीजन बड़ा सा, इसको हम बोलते हैं बॉम्बे। क्या बोलते हैं इसको? हम बॉम्बे बोलते हैं। ठीक ना। अब नीचे में एक आपको यहां पर दिखेगा, इसको हम क्या बोलते हैं? मध्य प्रदेश। समझ गए? इसको हम क्या बोलते हैं? मध्य प्रदेश। उस समय बोला जाता था मध्य भारत। ठीक ना। तो चाहे ऐसे आप लिख सकते हो मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश। ठीक ना। और एक आपका यहां पर होगा, इसको हम बोलते हैं पंजाब। ये बन गया आपका पंजाब। तो आपको सारे याद हो जाने चाहिए, ये 9 राज्य आपको याद होने चाहिए। कौन कौन सा है? ये है आसाम, और ये है आपका पश्चिम बंगाल, ये वाला है बिहार, और ये वाला है उड़ीसा, ये वाला है मद्रास, ये वाला है बॉम्बे, और ये वाला है मध्य प्रदेश या मध्य भारत, और ये वाला है आपका संयुक्त प्रांत, और ये वाला है आपका पंजाब। इनके आप नामकरण कर लेना। ठीक ना। ठीक ना। इनके नामकरण बढ़िया से इनको आप नाम, ठीक ना। इतना आप बढ़िया से रट लेना। जब आप अपने मैप में मेंशन करना तो यहाँ पर नाम लिखना कि ये आसाम है, ये बिहार है, ये आपका पश्चिम बंगाल है, ये आपका उड़ीसा है, और ये आपका मद्रास है, ये आपका बॉम्बे है, ये आपका मध्य प्रदेश है, ये आपका संयुक्त प्रांत है, और ये आपका कौन सा है? पंजाब है। चलिए ठीक है, आज के लिए बस इतना ही है। ठीक ना। अब अगले सेशन में हम मिलेंगे। अभी इसमें और है कुछ आयोग के बारे में बताना है, कल बताऊंगा उसको।